दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, चुनावी माहौल इस देश में कितना शत्रुतापूर्ण होता जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण बंगाल बना है। और बंगाल में सियासत इतनी नीचे जाएगी और इस सियासत के बीच कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की भूमिका बिल्कुल चुनावी साल में शुरू होती दिखाई देगी। ये अकल्पनीय तो मौजूदा दौर में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल के जनमानस के बीच कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें गोलबंदी को जरूर प्रश्रय दे रही है। लेकिन गोलबंदी किस स्तर की, इसकी चर्चा बाद में। पहले चर्चा की आखिर आज बंगाल में हुआ क्या। तो बंगाल में आज ईडी की दस्तक हुई। दिल्ली से कोलकाता तक तकरीबन 10 जगहों पर छापेमारी, और कहा गया कि इस छापेमारी का मकसद जो कोल फील्ड्स के लीज के कोयले की लीज का जो मामला है उसको लेकर था, उसके कथित घोटाले को लेकर था। लेकिन क्या मतलब सिर्फ इतना ही भर था? क्योंकि और कोयले की लीज को लेकर और कोयले के घोटाले को लेकर या कोयले की किसी कथित अवैध तस्करी को लेकर कोई मुद्दा होता तो जो अनूप मांझी और दूसरे लोग जो इस मामले में पहले से आरोपी हैं, यह मामला वहीं तक सिमटता। लेकिन जांच एजेंसियों की दस्तक हुई आईपैक पर। आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन के यहां उनके घर पर दस्तक हुई। और आईपैक कौन है, क्या है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वही आईपैक जिसके मार्गदर्शक कभी प्रशांत किशोर हुआ करते थे, वही आईपैक जिसने कई राज्यों में चुनावी सफलता दर्ज कराने में अलग अलग पार्टियों को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने का काम किया, राजनीतिक सलाह देने का काम किया और उनके चुनावी प्रबंधन के जिम्मे को भी काफी हद तक संभालने का काम किया। कई राज्यों में ऐसा हुआ। 2021 में तो प्रशांत किशोर खुद ही लगे हुए थे और खुद ही पश्चिम बंगाल के उस पूरे चुनाव को ममता बनर्जी के साथ मिलकर देख रहे थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर नेता में तब्दील हो चुके हैं। अब आईपैक से उन्होंने घोषित तौर पर अपना नाता तोड़ लिया है, लिहाजा प्रतीक जैन ही अब आईपैक के सर्वे सर्वा बताए जाते हैं। आईपैक एक कंपनी है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी उसका पूरा नाम है, संक्षेप में उसे आईपैक कहते हैं। अब सवाल यह है कि कथित कोयला घोटाले के आरोप प्रतीक जैन तक कैसे पहुंचे। और बड़ी बात यह है कि जिस वक्त प्रतीक जैन के घर ये छापेमारी चल रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी की दस्तक उनके घर पर होती है और ममता बनर्जी वहां से अपनी पार्टी की फाइल और बाकी हार्ड डिस्क या सॉफ्ट डिस्क जो भी हो, जो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके पार्टी से रिलेटेड, वो उठाकर लेकर चली जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर होना ही था और हुआ भी। सवाल यह है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने वाले फर्म के ऊपर चुनाव के समय छापेमारी हो, निश्चित तौर पर इसे राजनीतिक नीचता से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर वाकई किसी भी तरह की संलिप्तता अगर किसी कथित कोयला घोटाले में या उसके आरोपों में कहीं ना कहीं आईपैक या प्रतीक जैन की होती, तो क्या उसके लिए जिस राज्य में अप्रैल में चुनाव हो उस राज्य में जनवरी महीने में छापा मारा जाएगा? और खासकर तब जब वो पार्टी, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के खिलाफ मजबूती से उस राज्य में चुनाव लड़ रही हो। इस पूरे खेल को एक अदना सा आदमी भी समझ सकता है कि ये खेल क्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक मुहिम में तब्दील कर देना, विपक्ष का गला घोंटने की कवायद में तब्दील कर देना, क्या यही भारत के मौजूदा दौर में लोकतंत्र की नई रवायत है? पश्चिम बंगाल का मामला क्या है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी की मुख्य प्रतिद्वंदी है और खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जो 3 चुनाव हुए हैं, उन 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीटें जीती 2019 में, 77 विधानसभा सीटें जीती, लगभग 1/4 सीटें जीती 2021 में और 12 लोकसभा सीटें जीती 2024 में पश्चिम बंगाल के अंदर। अब बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से वो पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी से सत्ताधारी पार्टी में तब्दील हो। बंगाल के जनमानस के बीच इस पूरे घटनाक्रम से जो छवि जा रही है, जो छवि बन रही है, वो छवि किस तरफ इशारा करती है? बचपन में हम सब ने शक्तिमान सीरियल देखा है, गंगाधर ही शक्तिमान है। वही गंगाधर ही शक्तिमान है, वही स्थिति पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाने में कामयाब हो रही है और ईडी की गतिविधियों की टाइमिंग भी कहीं ना कहीं इसमें भरपूर मदद करती दिख रही है कि ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर आज की कार्रवाई के बाद
ये छवि बननी तय है, इसे रोका नहीं जा सकता। टीएमसी के लोग भी इसे बनाने में लग गए हैं और वो बनाने के पीछे कहीं ना कहीं ईडी के छापे की टाइमिंग और आईपैक के ऊपर की गई छापेमारी ने एक भरपूर मौका भी दे दिया है। बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी जब वहां पहुंची प्रतीक जैन के घर छापेमारी के दरमियान, तो वहां से निकलने के समय घर के बाहर ममता बनर्जी ने हाथ में माइक लेकर वहां मौजूद लोगों और प्रेस को संबोधित किया। उनके हाथ में हरे रंग की एक फाइल थी और हरे रंग की जो फाइल है, उस हरे रंग की फाइल को ममता बनर्जी कह रही है कि उनकी पार्टी के दस्तावेज है, उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स है, उनकी पार्टी की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और सीधे सीधे वो गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रही है। यहां तक ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा के दफ्तर पर राज्य सरकार की पुलिस छापा मार दे तो क्या होगा। यह कहना अपने आप में इस तरफ इशारा था कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टीएमसी एक दिखाने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी ईडी काम करती है केंद्र सरकार के अधीन, ईडी के ज्यादातर विपक्षी नेता ईडी के निशाने पर रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि केंद्र की सत्ता में जो बैठा हुआ है, आरोप तो उसे झेलने पड़ेंगे। और ईडी अपनी मर्जी से यदि कार्रवाई करती तो राजनीतिक मामलों में उसकी सफलता दर 1% से भी कम नहीं होती। सिंगल 1%, 99% से ज्यादा लोगों को ईडी सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुई। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, या कई राज्यों में ईडी की गतिविधियों को देखें, जहां चुनाव आता है ईडी पहुंच जाती है। सहयोगी दलों को की संख्या अगर एनडीए को बढ़ानी हो तो ईडी का डर दिखाया जाता है। किसी राजनीतिक दल को चुप कराना हो, वहां भी ईडी। किसी राजनीतिक दल को तोड़फोड़ मचानी हो, वहां भी ईडी। छगन भुजबल की वो क्लिप किसने नहीं देखी होगी भला, जिसमें वो ईडी के डर से कैसी कैसी बातें कर रहे थे। लेकिन बंगाल का मिजाज और बंगाल के लोग डरने वाले नहीं। सोचिए, जहां छापा पड़ रहा है, वहां बंगाल की मुख्यमंत्री, कभी बंगाल शेरनी के नाम से जानी जाती थी, आज भी जानी जाती है, ममता बनर्जी खुद पहुंच रही है। और ईडी जो प्रेस रिलीज जारी करती है, उस प्रेस रिलीज में ईडी का कहना है कि किसी राजनीतिक दस्तावेज से, किसी पार्टी की स्ट्रेटजी से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो कथित कोयला घोटाले के मामले में, कोयला तस्करी के, अवैध तस्करी के मामले में जांच करने गई थी। अब कोयला और आईपैक का क्या संबंध हो सकता है, ये न मैं जानता हूं न कोई और, ईडी के सिवा मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जानता होगा। हो सकता है कि जो लोग अगर वाकई संलिप्त होंगे तो जानते होंगे। लेकिन जिस तरह से बंगाल ने अपने मिजाज के अनुरूप प्रतिक्रिया दी, बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने मिजाज के अनुरूप प्रतिक्रिया दी, कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो गया कि टीएमसी ने अपने लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म। लेकिन सवाल यह है कि इस कार्रवाई के पीछे का असली मकसद क्या है। मैंने आईपैक के कई लोगों से बात की और आईपैक के कई लोगों से जब मैंने बात की, उससे जो तथ्य निकलकर सामने आए वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ईडी के तथ्य भी मैंने आपके सामने रखे कि ईडी ने कहा है, वो शायद हाई कोर्ट भी पहुंचने वाली है कल, और हाई कोर्ट में वो आरोप भी लगाने वाले हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री और सरकार के इशारे पर कहीं ना कहीं ईडी की गतिविधियों में बाधा डाली। इस तरह की बातें की जाएगी, अभी से तय दिख रहा है। लेकिन आईपैक के अंदरूनी सूत्रों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर मुझसे जो बातें शेयर की, वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। 2-3 प्रमुख कारण बताए गए। पहला कारण, इसमें कोई शक नहीं कि आईपैक अब और आईपैक के चेयरमैन प्रतीक जैन आज की तारीख में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बहुत क्लोज हैं। वही अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली के निर्वाचन सदन में पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था की त्रिमूर्ति के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के सामने कहते हैं उंगली नीचे कर बात करो, वही अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे। अब ममता बनर्जी के भतीजे हैं तो तेवर ममता बनर्जी वाला होगा ही। अब बात तेवर की हो तो तेवर, एक तरफ बंगाल का तेवर, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तेवर, तीसरी तरफ टीएमसी का तेवर, और चौथी तरफ वो कथित गुजरात लॉबी जिसके इशारे पर टीएमसी के शब्दों में कहें तो ईडी काम कर रही है। अब सवाल उठता है कि जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उसमें पहला तो यह है जो आईपैक के लोगों ने मुझसे शेयर किया है कि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी से बहुत ज्यादा नजदीकियों को यह रास नहीं आ रही है, दिल्ली को रास नहीं आ रही है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है
कि जो सर का प्रोसेस चल रहा है, एसआईआर का प्रोसेस, उस एसआईआर के प्रोसेस में जो नाम काटे गए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि आईपैक के पास एक बड़ा ही मजबूत डेटा बैंक है कि कौन सा वोटर टीएमसी का हो सकता है और कौन सा वोटर भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। और कथित तौर पर आईपैक के लोग जो टीएमसी वाले वोटर हैं, जिनके नाम एसआईआर में कटे हैं, उनका नाम जुड़वाने के लिए, वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड कराने के लिए पूरी सूचना स्थानीय तंत्र को दे रहे थे। क्योंकि स्थानीय तंत्र टीएमसी का है और टीएमसी के लिए कंसल्टेंसी देने का काम आईपैक करती है, तो स्वाभाविक है कि उसका यही काम है। अगर वो ये कर रही थी कि वोटर का नाम वो बताए, तो उसमें वो गलत नहीं कर रही थी। ये राज्य सरकार को देखना है कि वोटर कोई भी हो, इनके हो या उनके हो, नाम अगर कटे हैं तो जुड़ने चाहिए। अमर्त्य सेन जैसे महान अर्थशास्त्री का नाम काटा गया, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। उनके नाम को लेकर यदि सवालिया निशान लगे तो। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है कि स्ट्रेटजी और कैंपेन, ये तीसरा कारण है। स्ट्रेटजी एंड कैंपेन, ये आईपैक को ही देखना है टीएमसी का। और स्ट्रेटजी और कैंपेन के तहत अब कई सारी चीजें आती हैं। बिहार चुनाव के दरमियान आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने वाली स्कीम ला दी और 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए और उस स्कीम ने पूरा चुनाव बदल दिया। अभी भी पश्चिम बंगाल में 2 स्कीम चलती है, 1100 और 1500 रुपए वाली, और मोटे तौर पर वो स्कीम SC ST OBC वगैरह के लिए चलती है और बीपीएल के लिए चलती है। अब उस स्कीम को कितना बढ़ाने वाले हैं, ऐसा आईपैक के लोगों का मानना है कि आईपैक इसमें कुछ सजेस्ट कर रहा था, कुछ सजेशन दे रहा था कि वो कितना बढ़ाने वाली है। क्या बिहार की तरह 10,000 करेंगी या उससे 2,000 ज्यादा बढ़ाएंगी, इस तरह की बातें वहां चल रही थी। ये बीजेपी जानना चाहती थी, ऐसा टीएमसी के लोगों का और खासकर आईपैक के लोगों ने जो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कहा, जो कभी आईपीएल से आईपैक से जुड़े रहे हैं या आईपैक से अब भी जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोगों ने बताया कि ये स्कीम बीजेपी जानना चाहती थी कि टीएमसी क्या कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि कौन से कैंडिडेट का किस सीट पर टिकट कट रहा है। यह डेटा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर चुनाव के समय में, क्योंकि टीएमसी के बारे में सभी जानते हैं कि जिसका टिकट काटना है उसका टिकट काटने की सूचना आखिरी दिन मिलती है कि जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, उस दिन टिकट काटा जाए ताकि वो दूसरी पार्टी में जाकर टिकट भी ना ले पाए। इस तरह के कैंडिडेट की लिस्ट भी ऐसा आईपैक के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि हासिल करने की बीजेपी की कोशिश है। अब ईडी उसके लिए गई नहीं गई है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बीजेपी की कोशिश है, ऐसा आईपैक वालों का मानना है। तो वो लिस्ट उनको चाहिए थी कि कौन कौन से लोगों का टिकट कट रहा है और उसमें कौन कौन से मजबूत लोग हो सकते हैं जो बीजेपी के चुनाव के टिकट पर भी चुनाव लड़कर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि वहां पर कुछ मिला नहीं, क्योंकि टीएमसी ने अपने लिए पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी कि किसका टिकट काटना है, किसका नहीं काटना है। क्योंकि ममता बनर्जी इस मामले में कहा जाता है कंप्यूटर की तरह 294 विधानसभा सीटों का डेटा ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या प्रतीक जैन के दिमाग में फिट होता है। इस तरह की बातें ममता बनर्जी और टीएमसी के संगठन से जुड़े लोग कहते हैं। उन्हें यह लिख कर रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने ब्लॉक प्रमुख तक के, टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, यहां तक के नाम ज्यादातर के ममता बनर्जी को पता है। एसआईआर के मामले पर अब कैसे बीजेपी फंस रही है, यह बड़ा सवाल है। एक व्यवहारिक पक्ष एसआईआर का मैं आपको बताता हूं कि नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में थोड़ी अलग क्यों है। नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया में ज्यादातर बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, और वो होते कौन है, वो होते हैं सरकारी कर्मचारी या ज्यादातर शिक्षक। जब वो शिक्षक होते हैं तो याद रखिए पश्चिम बंगाल इस देश का उन गिने चुने 2-3 राज्यों में से है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी चल रही है, कभी बंद नहीं हुई। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसकी मांग पूरे देश में हो रही है, अब वो बीएलओ जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर चुकी है, आज तक देने को तैयार नहीं है, वो बीएलओ भला ऐसी सरकार क्यों चाहेगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दे। एक स्वाभाविक सी चीज है कि बीजेपी का इतिहास है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की विरोधी मानी जाती है। अटल जी ने ही वो खत्म किया था स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर, और उनकी देखा देखी कई सारे राज्यों ने खत्म किया। यह अलग बात है कि हिमाचल और
राजस्थान जैसी सरकारों ने चालू भी कर दिया था, कांग्रेस सरकारों ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो स्कीम खत्म नहीं हुई। तो पेंशन का एश्योरेंस सरकारी कर्मचारियों को है, और ध्यान रखिए वो सिर्फ बीएलए ही नहीं है, बूथ पर जाकर इलेक्शन ड्यूटी करने वाले लोग भी वही सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में एसआईआर के प्रोसेस में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बात बीएलओ ज्यादा सुनेंगे, ये आशंका भारतीय जनता पार्टी को है। अब वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये अलग बात है, ये समय बताएगा, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि उन्हें उनकी बात ज्यादा सुनेंगे। तो ये सारे कारण हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि आईपैक के ऊपर कहीं ना कहीं छापे की कार्रवाई, और इसीलिए ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी पहुंची वहां पर। ममता बनर्जी ने सीधे तीखी प्रतिक्रिया दी, और पश्चिम बंगाल की जो सियासत रही है, पश्चिम बंगाल का जो मिजाज रहा है, वो आंख में आंख डालकर बात करने वाले, सीधे टकराने वाले लोगों को सलामी देने का रहा है। पीठ पर वार करने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल कभी पसंद नहीं करता, आज तक नहीं किया। सीधे टकराने वाले लोगों को बंगाल ने हमेशा सर आंखों पर बिठाया है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, कोई भी दौर हो। अब सियासत में ममता बनर्जी ने ज्योति बसु की सत्ता से सीधे टकराने का साहस किया। सोमनाथ चटर्जी को यादवपुर लोकसभा सीट पर सीधे मुकाबले में हराया। 29 साल की उम्र में संसद पहुंची, स्ट्रीट फाइटर रही है। कलकत्ता के कांग्रेस महाधिवेशन के दरमियान ममता बनर्जी ने 1997 में कांग्रेस महाधिवेशन को फीका करते हुए अपनी टीएमसी पार्टी सड़क से खड़ी कर दी थी, कांग्रेस से बगावत करते हुए, सीताराम केसरी के नेतृत्व से बगावत करते हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासत से अलग अगर क्रिकेट की भी बात करें तो सौरव गांगुली, दादा, कौन भूल सकता है दादा को। दादा ने स्टीव वॉग जैसे दिग्गज कप्तान को इसी कलकत्ता के ईडन गार्डन में टॉस के लिए इंतजार करा दिया था। तनिक भी परवाह नहीं कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटरों में से स्टीव वॉग की उस समय गिनती होती थी, लेकिन वो दादा थे, और बंगाल ने सौरव गांगुली के उस साहस को झुककर सलाम किया, और दादा पूरे बंगाल के दादा बन गए थे। वही स्थिति दीदी की है। ममता बनर्जी दिल्ली की सत्ता को सीधी चुनौती दे रही है, और ये बंगाल के मिजाज से मेल खाता है। और बंगाल के मिजाज से जब ये परिस्थितियां मेल खाती है तो इसमें ईडी की पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई भूमिका चुनाव के समय में निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की स्थितियों को निर्मित करते हुए दिखाई दे रही है। अब टीएमसी कितना फायदा उठाएगी नहीं उठाएगी ये मुद्दा आज का नहीं है, असल मुद्दा तो कल होगा कि आखिर हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के आज वाले एक्शन को किस तरह से देखा जाता है, कि जहां छापा पड़ रहा है ममता बनर्जी खुद पहुंच गई। ममता बनर्जी के साथ जैसा ईडी का आरोप है, ईडी की प्रेस रिलीज जो है वो साफ जाहिर कर रही है कि राज्य सरकार के लोगों ने बाधा पहुंचाने की कोशिश की। तो वाकई बाधा पहुंचाने की कोशिश की या टीएमसी अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए गई थी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासत में इस तरह की घटनाओं को शुभ नहीं माना जाता। हर राजनीतिक दल को अपने लिए रणनीति बनाने का अधिकार है, हर राजनीतिक दल को स्वस्थ तरीके से चुनावी लड़ाई लड़ने का अधिकार है, और किसी भी राजनीतिक दल को मौजूदा दौर में तो एक नियम बन जाना चाहिए कि चुनाव के 6 महीने पहले से किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर या किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या उनके कंसल्टेंसी फर्म के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई को रोक दिया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड इसे ही कहते हैं। लेकिन क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के रास्ते में ईडी एक बाधा बनकर खड़ी हो गई है? हिंदुस्तान की सियासत में ईडी की भूमिका अब आधुनिक पिंजराबंद तोते की तरह बनती जा रही है। लेकिन क्या देश के लोकतंत्र के लिए इसे शुभ माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव में सबको स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भय और पक्षपात के वोट करने का मौका और प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत है। इसमें जांच एजेंसियां चुनाव के समय में जाकर किसी को डिस्टर्ब करे, निश्चित तौर पर इससे ज्यादा खराब स्थिति कहीं नहीं मानी जा सकती। आज के लिए इतना ही। पश्चिम बंगाल अभी कौन कौन से नए रंग दिखाएगा चुनाव में, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार।